नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और इस बार पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों सत्तारूढ़ दलों में ही विवाद हो गया और बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं बताई, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे पिछड़े राज्य को जब तक विकसित राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं बन सकता। ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो फिर इंडिया विकसित नहीं हो सकता। और सीएम नीतीश कुमार ने आज कहा कि अपने यहां भी किसी के मन में कोई बात आई है तो हम जरूर बात करेंगे और उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा किसी के खिलाफ नहीं, राज्य के हित में। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और उनका कितना विकास हुआ, इस तरह की सुविधा सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगी तो देश विकसित हो जाएगा। और बिहार में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद ग्रोथ कितना होगा। और पिछले दिनों डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है और केंद्र काफी मदद कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होगा, उससे ज्यादा मदद मिल रही है और कहा कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा बिहार में आ चुका है और जितने पुल बन रहे, कितने NHI बन रहे और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बने और सब भारत सरकार दे रही। और हम अभी आकलन करें तो जितना पैसा विशेष राज्य के दर्जे में मिलता है उससे कहीं ज्यादा अभी मिल रहा है और हम सभी अच्छी स्थिति में हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन को लेकर सोमवार रात वापस पटना आ गए और आते ही उन्होंने दुल्हन के नाम को लेकर चल रहा कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका नाम ब्रैचल है, लेकिन यहाँ उन्हें राजश्री नाम से बुलाएंगे और ये नाम पिता लालू प्रसाद यादव ने ही दिया। और लगे हाथ तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि उनकी दुल्हन का सरनेम यादव ही रहेगा, यानी तेजस्वी की पत्नी को अब राजश्री यादव के नाम से जाना जाएगा। और रात करीब 8:30 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर तेजस्वी और राजश्री का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और वो सब शाम से ही एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे और एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से निकलते ही दोनों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। और इसके बाद तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं और अपने काफिले के साथ राबड़ी आवास पहुंचे और नई बहू के घर आने पर की जाने वाली रस्में भी निभाई गई। और इसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने भी आए और शादी से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने कहा कि राजश्री से लंबे समय से हमारी दोस्ती थी और पिता ने पूछा था कि तुम्हारी पसंद की कोई लड़की हो तो बताओ, नहीं तो हम ढूंढेंगे। और मैंने बताया और वो राजी हो गए। वैसे उन्हें पहले से ही हिंट था और बीच में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, कोरोना का दौर भी चल रहा है और लालू जी भी हम लोगों के साथ नहीं थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और समय आया और सब हो गया। और 9 दिसंबर को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में रहने वाली ईसाई धर्म की रैचल से शादी कर ली थी और काफी सादे समारोह में किए गए शादी के बाद बिहार की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब उनके मामा साधु यादव ने इस शादी पर सवाल उठाए थे और साधु यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव को जात में शादी कर लिए और उन्होंने समाज में शादी ना करके यादवों को धोखा दिया है। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह उर्फ सलीम शाह गद्दी पर बैठा था और अपने 9 साल के शासनकाल में सलीम शाह ने सासाराम स्थित विश्व परिषद शेरशाह मकबरे का निर्माण कराया था और खुद सलीम शाह ने शेरशाह मकबरे के तर्ज पर ही विशाल तालाब के बीच अपने भव्य मकबरे का निर्माण सासाराम में शुरू कराया था। लेकिन उसके असामयिक मृत्यु और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद सूर्यवंश के पतन के कारण निर्माणाधीन मकबरा अधूरा रह गया था और 450 साल से अधिक समय से उपेक्षित अधूरा मकबरा खंडर में बदल गया और यहाँ झाड़ियां भी उगाई। लेकिन अब 465 साल बाद इसे उपेक्षित पड़े मकबरे के दिन बहुराने वाले हैं और पटना हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका के फैसले में इसकी सुरक्षा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश भी दिए और बीते 5 अक्टूबर 2021 को पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि सलीम शाह के मकबरे को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और इस ऐतिहासिक
धरोहर की घेराबंदी, रख रखाव, साफ सफाई सुनिश्चित की जाए और पर्यटकों के लिए यात्री शेड और दिलकश शौचालय का भी निर्माण किया जाए। और कोर्ट ने मनोज कुमार बनाम बिहार सरकार की रीट याचिका पर यह आदेश दिया है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद पर्यटन विभाग ने डीएम को पत्र भेजा और द्वारा सलीम शाह मकबरे का प्रतिवेदन और अनुशंसा रिपोर्ट पर्यटन सचिव को भेजिए और कहा गया है कि तालाब की घेराबंदी सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से जरूरी है और अगल बगल के घरों का गंदा पानी तालाब में जाता है। इसे रोकने के लिए भी यहाँ नाला निर्माण आवश्यक है। सलीम शाह मकबरे को एक पर्यटन स्थल और आंगतुक पार्क से रूप में विकसित किया जा सकता है और जिला प्रशासन के अनुसार आगे पर्यटन विभाग के निर्देश पर मकबरे का काम शुरू होगा। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है और सरकार युद्ध स्तर पर तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और पटना में कोविड कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर दिया गया और प्राइवेट लैब को हर दिन रिपोर्ट अपडेट करने का आदेश दिया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर ट्रेसिंग सेल का गठन किया गया और ये सेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पूरी रिपोर्ट हर दिन जिला प्रशासन को देगा और पटना डीएम ने कोविड के आंकड़ों और उनकी रिपोर्ट को लेकर जिम्मेदारों को अलर्ट कर दिया है और इसकी हर दिन मॉनिटरिंग के लिए प्राइवेट लैब को भी टेस्टिंग से संबंधित आंकड़ा प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया और पटना में अभी 9 प्राइवेट लैब को टेस्टिंग के लिए अनुमति दी गई है। कोरोना की जांच करने वाली लैब की जांच का आदेश दिया गया और इसके लिए टीम गठित की गई है और हर दिन रिपोर्ट अपलोड नहीं करने वाले लैब के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और कोविड कंट्रोल रूम निबंधन और परामर्श केंद्र में शुरू कर दिया गया और इसके लिए 3 पालियों में कर्मियों की तैनाती की गई है और साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल को भी एक्टिव कर दिया गया। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों से फीडबैक लेकर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और पटना में कुल एक्टिव केस की संख्या 61 है और सिविल सर्जन और जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया गया और पटना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के भी व्यक्ति जाकर अपना सैंपल दे सकते हैं और उन्हें 24 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी और साथ ही 5 मोबाइल टीम को भी जांच में लगाया गया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जांच के लिए पटना में 5 धावा दल को रवाना किया गया और ये लोगों को मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे और साथ ही प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और इसके लिए 5 टीमों को पटना शहर के विभिन्न रूट पर चलाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर और मास्क का प्रयोग कराने को लेकर ही टीम को लगाया गया और सिटी बसों में भी मास्क को लेकर अलर्ट किया गया और इसकी जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को दिया गया है। पटना के 3 मोहल्ले में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सोमवार को बुद्धा कॉलोनी, पटेल नगर और एजी कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पटना में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ मंथन चल रही थी और विदेश से यात्रा से आने वालों के साथ ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनके घर के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए। पटना के एजी कॉलोनी में 36 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और एजी कॉलोनी में रविवार को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सब एक ही परिवार के लोग पॉजिटिव पाए जा रहे और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लोगों की जांच भी करा रहा है और अब तक 50 से अधिक लोगों की जांच हो गई और पटना के पटेल नगर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अब तक कई मामले संक्रमण के इस मोहल्ले के आ चुके हैं और सोमवार को पटेल नगर के मानस पथ में 45 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो संक्रमितों के संपर्क में आने के कारण पॉजिटिव हुई है और अब तक मानस पथ में कई लोग संक्रमित पाए गए हैं और बुद्धा कॉलोनी में 38 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और संक्रमण का मामला इन मोहल्लों में तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं पटना में चोरों ने आतंक मचा रखा और हर एक 2 दिन पर चोरी की छोटी बड़ी वारदातें सामने आ रही और सोमवार को भी घर के अंदर चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आई है। राजीव नगर थाना के तहत मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रोड नंबर 1 में स्थित एक घर में चोरों ने करीब 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली और वहीं इसमें घर के मालिक और किराएदार का भी सामान और कैश गायब है। जिस घर में चोरी की वारदात हुई वो किसी आम आदमी का घर नहीं है
ये घर राजकिशोर प्रसाद का है, जो रिटायर्ड एडीएम है, और इनके बेटे अनुराग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है और नोएडा में रहते हैं। और इस मामले में फोन पर सोमवार की देर शाम फोन पर एडवोकेट अनुराग से बात हुई। दरअसल एक शादी में शामिल होने में अनुराग के पिता और रिटायर्ड एडीएम राजकिशोर प्रसाद और उनकी मां नोएडा में अपने एडवोकेट बेटे के पास गए हुए थे और घर में किराएदार भी थे। और रविवार को किराएदार की पत्नी और बच्चे भी शादी शामिल होने के लिए चले गए थे और जाने से पहले घर को लॉक करके गया था। और जब सोमवार को किराएदार वापस लौटा तो उसके होश ही उड़ गए और घर के अंदर ग्रिल टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा मिला, जिससे किराएदार को अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने पूरे घर को खंगाला तो वहां उसे चोरी होने की सबूत मिले और फिर उसने कॉल कर नोएडा में रिटायर्ड एडीएम और उनके बेटे को जानकारी दी। तब राजीव नगर थाने को सूचना दी गई और पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर छानबीन की और ये बात भी सामने आई कि चोर घर के पीछे से दीवार फांद कर घर में घुसे थे और अंदर के ग्रिल को तोड़कर घर के एक कमरे में गए और अलमीरा का लॉक तोड़कर उसमें रखे ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर गए। और इस मामले में राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और सामने के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा लगा है और चोरों की पहचान के लिए किराएदार और पुलिस ने फुटेज को भी खंगाला है। और सुबह के करीब 2 चोर दिखे और जो सामान फेंक दीवार फांक कर जाते भी दिख रहे। और उससे पहले शाम को 2 लोगों ने रेकी की थी और फिर रात करीब 10:22 के करीब घर में घुसे और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सिवान के हुसैनगंज थाना इलाके के सरैया गांव में पिछले 2 दिनों के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और गोरखपुर में उसका इलाज भी चल रहा है। और परिजनों के मुताबिक शराब पीने से तीनों की जान गई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वहीं पुलिस पूरे मामले से अनजान है। थानाध्यक्ष रामबालक यादव का कहना है कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है और मामला संज्ञान में नहीं आया। और परिजनों के मुताबिक प्रमोद शाह, पवई शाह और हरिभुवन शाह शनिवार को दाहन नदी के किनारे शराब पीने गए थे और वहां से आने के बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए गोरखपुर भर्ती कराया गया, जहां पवई शाह और हरिभुवन शाह की मौत हो गई और प्रमोद शाह ने सोमवार को दम तोड़ दिया और परिजनों ने तीनों मृतकों के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और वहीं इस गांव के ही रहने वाले विमलेश शाह के 45 वर्षीय बेटे बर्मा शाह का गंभीर हालत में गोरखपुर में इलाज चल रहा है। और बीते 24 से 25 अक्टूबर को जहरीली शराब के कारण गुठनी थाना इलाके के बैरोली गांव में 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से सिवान एसपी अभिनव कुमार ने गुठनी थाना अध्यक्ष और इलाके के चौकीदार को निलंबित कर दिया था। वहीं इसके अलावा शराब से ही बिहार के गोपालगंज, बेतिया समेत कई जिलों में लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं अगले सत्र से व्यवस्था में आने वाली नई शिक्षा नीति से निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेजों की सेहत पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में स्वतंत्र बीएड कॉलेजों की जगह सरकारी कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई या इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने पर जोर दिया गया और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेज या कोर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन ये कॉलेज और ऐसे कोर्स अगले 9 साल तक यानी साल 2030 तक बंद नहीं होंगे। इस दौरान सरकारी कॉलेजों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू होगा और टीएमबीयू के कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत निजी बीएड कॉलेज और 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद होने और 2030 में निजी बीएड कॉलेज और 2 वर्षीय बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे। जो निजी बीएड कॉलेज 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करना चाहेंगे संभव है और वह अस्तित्व में रहेंगे, नहीं तो अब सिर्फ सरकारी कॉलेजों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही चलेंगे और 2030 तक समय इसलिए तय है ताकि इससे पहले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को बेहतर ढंग से संचालित करने की व्यवस्था हो जाए और साथ ही निजी बीएड कॉलेजों का बेहतर विकल्प तैयार करने के लिए भी एक बारगी बीएड कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। और टीएमबीयू में एसएम कॉलेज को छोड़ शेष निजी कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई हो रही है और इनमें से ज़्यादातर कॉलेजों में छात्र तय शुल्क से अधिक वसूलने और जब से ऑनलाइन नामांकन हो रहा है तब से दाखिले में गड़बड़ी की शिकायत आती रही और इस बार भी ऐसे 4 निजी बीएड कॉलेजों की शिकायत छात्रों ने टीएमबीयू से की थी और सरकारी कॉलेज या टीएमबीयू के अंगीभूत कॉलेजों में ये कोर्स चलने से ऐसी बातों पर लगाम लगेगी।